हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है। साथ में ये भी देखा था कि ये कौन से पॉइंट्स को बताएगा। ठीक है, हमने केस 1 शुरू भी किया था। ठीक है, और केस 1 को हमने बोला था कि केस 1 दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये वाला जो है वीबीटी, इसको हमने शुरू किया था और ये बोला था कि यहाँ पे ये केस 1 किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो हमारा केस 1 हो गया था। अब यहाँ पे हम लोग केस 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो केस 1 में मैं इतने ही पॉइंट्स बताता हूँ, अब केस 2 को मैं शुरू करूंगा। ठीक है, जब केस 2 की बारी आएगी तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कंपाउंड्स लेंगे जिस कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बात जो रहेगी वो क्लियर हो जाएगी। ओके, लाइक दिस वन। सो नेक्स्ट वन दैट इज केस 2। इन केस 2 देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। दो ही टाइप के कंपाउंड ज्यादा आते हैं, एक में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, दूसरे में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट एग्जांपल दैट इज COF6 इन ब्रैकेट -2, सॉरी दैट विल बी -3, दैट इज -3। अब क्या करना है, इस मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी हमको स्टडी करने हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो किस प्रकार के प्रॉपर्टीज को शो करेगा। सबसे पहली बात, यहां पे जो मेटल है वो कौन है? मेटल इज कोबाल्ट एंड लिगेंड इज फ्लोरीन दैट इज F-1। ओके, सो यहाँ पे जो लिगेंड हमको दिख रहा है ये मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है? सो इट इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। और एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा तो 6 लिगेंड 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा दैट मस्ट बी 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। Here metal is cobalt and oxidation number of cobalt will be, ये कैसे फाइंड करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा दैट विल बी +3। कितना आना चाहिए? +3 आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? Atomic number of cobalt is 27. So it must be 3d7 4s2 4p0 and 4d0. So this is the electronic configuration. After that oxidation number is +3. इसका मतलब हमको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से जाएंगे? S में से जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो D में से जाएगा। समझे बात को? समझ रहे हो? क्या किया हमने? +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन S में से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन D में से जाएगा। सो दैट विल बी 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0 इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहाँ पे 3d ऑर्बिटल को ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज 3d ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 4 एंड 5 ऑर्बिटल। दिस इज 4s ऑर्बिटल, दिस इज 4p ऑर्बिटल विथ 3 बॉक्स एंड दिस इज 4d ऑर्बिटल। सभी को ड्रॉ करके रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना इजी हो जाएगा। Now this D having 6 electron, this D having 6 electron, अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता हूं मैं, तो क्या होगा? Gauss rule, this is 1 electron, this is 2 electron, this is 3 electron, this is 4, this is 5 and this is 6 electron। तो ये जो कोबाल्ट +3 है, इस कोबाल्ट +3 के D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। Still now they have an unpaired electron। मतलब यहां से एक बात बोल सकते हैं कि ये मे भी पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर सकते हैं। अब बात आती है फ्लोरीन की, दैट इज F-1। सो दिस F-1 इज
स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड? क्या लगता है? दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। और ये वीक लिगेंड रहेगा तो ये अनपेड को अनपेड ही रहने देगा, ये अनपेड को पेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो आने वाला जो टोटल लिगेंड्स कितने हैं? 6। तो फर्स्ट लिगेंड कहाँ पे आएगा? 3D में आएगा, 4s में आएगा, 4p में आएगा या 4d में आएगा? तो आने वाला पहला लिगेंड कहाँ पे आएगा? दैट फर्स्ट लिगेंड विल बी इन 4s। सो ये रहेगा हमारा लिगेंड 1। एक मिनट, ठीक है, क्लियर? फर्स्ट जो फ्लोरीन रहेगा F-1 वो आएगा S में। सेकेंड वाला फ्लोरीन जो रहेगा वो आएगा P1 में। थर्ड वाला जो आएगा वो आएगा P2 में। फोर्थ वाला जो आएगा वो आएगा P3 में। नेक्स्ट वाला जो आएगा वो आएगा D में। और उसके बाद वाला जो आएगा वो आएगा D में। सो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6। अब लिगेंड्स में जिस ऑर्बिटल में आए हैं उनको हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो सेट बनने वाला है उसको हम बोलेंगे S, P1, P2, P3, sp3, D1 एंड D2। सो दैट विल बी sp3, D2। अब मैंने आपको पूछा इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? तो इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जो रहेगा दैट मस्ट बी ऑक्टाहेड्रल, दैट मस्ट बी ऑक्टाहेड्रल। इफ इसका ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा, लेकिन ये इनर ऑर्बिटल रहेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा? तो ये जो रहेगा ये d ऑर्बिटल s के बाद वाला है, इसका मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इट इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब मैंने आपको पूछा ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहेगा? इट विल बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। हियर हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन इट मींस दैट दिस मस्ट बी अ पैरामैग्नेटिक। अब मैंने आपको पूछा टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 4। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा? तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए डाइपोल मोमेंट जो आता है वो आता है 4.90। वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है 1 या 2 का, 0.01 का या 0.02 का डिफरेंस टेक्स्ट बुक के हिसाब से हो सकता है, अलग अलग बुक में लिखा जाएगा, लेकिन वैल्यू जो रहेगा वो नियरली सेम रहेगा। सो हियर टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 4 एंड दैट्स व्हाई देयर मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 4.90, ठीक है। सो ये है इस एग्जांपल की बात। अब मैं यहाँ पे सेकंड वाला का एग्जांपल लेता हूँ इसी के जैसे, जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम रहेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रहेगा। सो हियर एग्जांपल इज CO in bracket NH3/6 and overall charge is +3, ठीक है। हम इस एग्जांपल की बात करते हैं तो इस एग्जांपल में यहाँ पे जो मेटल है दैट इज CO एंड यहाँ पे जो लिगेंड है दैट इज NH3। एक लिगेंड जो है वो एक बॉन्ड बनाएगा, 6 लिगेंड 6 बॉन्ड बनाएंगे, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ओवरऑल चार्ज इज +3। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, सो कोबाल्ट हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +3। इस प्रकार से एक बात ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने जो लिगेंड यूज किया है दैट इज NH3 एंड इफ NH3 विल बी अ लिगेंड, सो NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। क्या होगा? NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा या वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा? सो दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और इफ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा? ये अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेड में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे मुझे कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब मैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फिर से नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट +3 इज 3d6 4s0 4p0 and 4d0. So this is electronic configuration. Okay, now this is d orbital, this is one box, second box, third box, fourth and fifth box. 4s में only one box is there,
4p में 3 बॉक्सेस आते हैं, 4d में जो बॉक्सेस रहेंगे वो रहेंगे 5, लाइक दिस वन। पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेटल रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद मेटल आर 6, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे हम लिगेंड को ऐड करेंगे और यहाँ पे जो लिगेंड है दैट इज अमोनिया, एंड अमोनिया इज अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये अमोनिया जो रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, सपोज मैंने बोला टोटल इलेक्ट्रॉन आर 6, आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड। तो ये 4 के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन को जब वो पेयर्ड करेगा सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, इन 4 अनपेड के 2 पेयर बनेंगे और एक पेयर उसके पास पहले से है, सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, 3। सपोज हम ये मान के, सपोज इस प्रकार से है तो क्या होगा, हाँ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अनपेड को पेयर करेगा, लेकिन इसमें 3 ही अनपेड है। तो 3 ही अनपेड होने की वजह से किसी भी 2 अनपेड को वो पेड में कन्वर्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन अनपेड का अनपेड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको पेयर होने के लिए दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, और इसीलिए इफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में होते हैं सो देयर मस्ट बी अ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, चाहे वो लिगेंड कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहे। If number of unpaired electrons will be in even number, it means that जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो पेयर हो जाएंगे। That is clear? तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इनको बोलेगा चलो जितने भी सिंगल बेड है डबल हो जाओ। तो क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया फ्लिपिंग करके, फ्लिपिंग पता है ना, यहाँ का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब D के पास 6 इलेक्ट्रॉन है एंड ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो सभी के सभी D इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड है। इफ ये सभी के सभी पेयर्ड रहेंगे तो क्या होगा, अब सभी पेयर्ड होने की वजह से इसके पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल बचे। अब टोटल लिगेंड 6 है, तो पहला लिगेंड कहां पे आएगा, फर्स्ट लिगेंड कहां पे आना चाहिए, इन विच ऑर्बिटल ऑफ मेटल, फर्स्ट लिगेंड कहां पे आना चाहिए, 3D में। So this is first ammonia. Second ligand कहाँ पे आना चाहिए, second ligand will be same in 3D because vacancy वहीं पे है। तीसरा ligand कहाँ पे आएगा, 4s में। चौथा ligand कहाँ पे आएगा, 4p में। पांचवा ligand कहाँ पे आएगा, 4p में। और सिक्स्थ वाला ligand कहाँ पे आएगा, 4p में। तो ये बनेंगे हमारे ऑर्बिटल्स। सही है, दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हल्का सा मैं यहाँ पे नीचे दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिस वन। ओके, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ, अब क्या होगा, इनमें जो ऑर्बिटल्स यूज किए हैं उनको उसी सीक्वेंस में लिखते हैं। तो क्या होगा, D1 D2, सो दैट विल बी D2, दिस इज s ऑर्बिटल, तो s, P1 P2 P3, so that will be P3। so इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा D2sp3। if hybridization will be D2sp3 तो ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स जो रहेगा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा। अब इनर ऑर्बिटल क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल यूज किया है वो s ऑर्बिटल के इनर साइड में है। इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला है क्योंकि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल यूज किया है वो s ऑर्बिटल के आउटर साइड में है। तो इस प्रकार से हम लोग इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को देख सकते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने पीपीटी के 1-2 एग्जाम्पल देख लिए। अब मैं क्या करता हूं, अब ये नहीं बताऊंगा कि वो केस 1 है कि केस 2 है। एक एग्जांपल यहां पे बताऊंगा और उस एग्जांपल को आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। 1 मिनट में 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि वहां पे जो रहेगा वो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन, Fe in bracket H2O by 6
Ap in bracket H2O/6 ओवरऑल चार्ज +3। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसके डायपोल मोमेंट निकालना है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। डायमैग्नेटिक रहेगा कि पैरामैग्नेटिक रहेगा, ठीक है, वो इनर ऑर्बिटल रहेगा कि आउटर ऑर्बिटल रहेगा। सेकंड में दोनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक है, क्लियर। मैक्सिमम टू 1 मिनट इज देयर। फर्स्ट वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? H2O। सिंपल सी बात है, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, मतलब वो इनर ऑर्बिटल को यूज नहीं करेगा, सो दैट मस्ट बी sp3d2। तो ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल एंड दिस विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सो दिस मस्ट बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हियर Cm कार्बन इज अ डोनर एटम, दिस इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, so it will be d2sp3। Geometry will be octahedral and complex will be inner orbital complex। ये D6 D5 है, ये D5 है। Here number of unpaired electron is 1। Here number of unpaired electrons will be how much? Here number of unpaired electrons will be 5। So number of unpaired electrons will be 5। दोनों के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है एंड दैट्स व्हाई बोथ मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो दिस इज इन पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज आल्सो इन पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट हियर ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 1.73 ओवर मैग्नेट्रॉन अप्रोक्सीमेट। Here number of 5 unpaired electrons are number of unpaired electrons are 5 and that's why here magnetic moment will be 5.93 ओवर मैग्नेट्रॉन अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनके प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दी VBT, क्लियर। अब VBT के कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो पहले बता देते हैं। पहली बात, VBT ये जरूर बताता है कि दिस विल बी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। VBT ये जरूर बताता है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, लेकिन इनके डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने का काम नहीं करता है, समझे बात को। तो VBT ने ये तो जरूर बोला कि वो डायमैग्नेटिक रहेगा कि पैरामैग्नेटिक रहेगा, लेकिन जब इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटेल्स में देखना है तो उनके बारे में ये कुछ नहीं बताता है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये बोला है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेड को पेड करेगा, वीक फील्ड लिगेंड अनपेड को अनपेड ही रखेगा। लेकिन ऐसा ये क्यों करते हैं ये नहीं बताया कि व्हाई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने का काम करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो डिफरेंस नहीं बताया कि हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों बोला। सपोज हमने यहाँ पे अमोनियम साइनाइड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोला है, तो व्हाई साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड व्हाई वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो वाटर को हम लोग वीक फील्ड में ही लेते हैं, तो वाटर बीच में है लेकिन वो वीक फील्ड लिगेंड के जैसे काम करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था CnOx, C और N ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं, O और X इंक्लूडिंग सल्फर तो ये किसका काम करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, ठीक है। तो वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, जो बीच में है उससे ध्यान रखते हैं। सो वाटर इज एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो इन्होंने ये तो बोला कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, ये वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, लेकिन क्यों रहेगा इसका रीजन नहीं बताया। तो इसका एक लिमिटेशन वो भी हो सकता है। दूसरी बात, इन्होंने बीच में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये सपोज कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, सपोज ये कॉम्प्लेक्स को एक कलर शो करता है C कलर, तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों कलर शो करेगा इसका रीजन नहीं बताया, क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं
उनमें से 99% कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कलर को शो करते हैं, लेकिन ये कलर क्यों शो करेंगे इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो ये ऐसे कुछ लिमिटेशंस है जो वीबीटी में भी है। ऐसा नहीं कि वीबीटी कंप्लीटली बिना काम की है, वो है काम की, बहुत सारे अच्छी बातें उन्होंने बताई है जो वेबनर्स ने नहीं बताया था। इसका मतलब इस वीबीटी को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना जरूरी है। क्यों? ताकि ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का आंसर ये दे सके कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों बोला, वीक फील्ड लिगेंड क्यों बोला, डिटेल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपने क्यों नहीं बताई, ये कलर क्यों शो करते हैं आपने वो नहीं बताया। ठीक है, तो ये सभी जो पॉइंट्स है ये वीबीटी के लिमिटेशंस में आएंगे। इसलिए इस वीबीटी के लिमिटेशन को थोड़ा सा कम करने का काम करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द सीएफटी। तो हम यहां से वीबीटी को एंड करके हम सीएफटी पे जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वीबीटी के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। उनमें कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, वीबीटी के लिमिटेशन है कुछ, उनको फुलफिल करने का काम हम आगे जाके करते हैं, और इसीलिए हमारा नेक्स्ट वाला जो थ्योरी रहेगा वो है थर्ड थ्योरी, दैट इज कॉल्ड एज सीएफटी। तो इस चैप्टर में हमको 3 थ्योरीज को पढ़ना था, तो हमने 2 पढ़ लिए हैं, अब तीसरी थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, तीसरी थ्योरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, मतलब लगता है कि वो इंटरेस्टिंग है। ओके, इनका एक और ड्रॉबैक हो सकता है, हमने ये नहीं बताया कि ये कॉम्प्लेक्स कौन से टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा, दैट इज थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल। सही है ना? तो इसमें एक ड्रॉबैक वो भी लिख सकते हैं कि ये थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताता है। सपोज हम एक लिगेंड को एक मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस रिएक्शन का रेट कितना रहेगा, उस रिएक्शन का स्पीड कितना रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बताने का काम नहीं कर रहा है। मतलब ये काइनेटिक्स बताने का काम नहीं कर रहा है। काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर का डिपेंडेंसी बताता है, और दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला है। और इसीलिए हम इसके आगे की थ्योरी लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज सीएफटी। सीएफटी वाला जो है वो थोड़ा सा बहुत सारे अजम्पशंस के ऊपर है। अजम्पशन मतलब उन्होंने बात को एक्सप्लेन किया है कि कैसे रहेगा। तो मैं शुरू करता हूं सीएफटी। इसका फुल फॉर्म क्या बोलूंगा मैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज कॉल्ड एज सीएफटी। ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड क्यों बोलते हैं उसका रीजन भी आगे समझ में आएगा। इनके हिसाब से कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है। किसके बीच में? मेटल और लिगेंड के बीच में। उन्होंने बोला कि ये लिगेंड जो है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लिगेंड नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, और जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो वहां पे या तो आयन आयन इंटरेक्शन रहेगा, या तो वहां पे आयन और डाइपोल का इंटरेक्शन रहेगा। सो ये 2 तरीके के इंटरेक्शन हो सकते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में। उन्होंने क्या किया है, इस लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज के हिसाब से लिया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि लिगेंड इज एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, मतलब एक छोटे से पॉइंट के जैसे काम करेगा और वो चार्ज पार्टिकल के जैसे काम करेगा। एक उसके पास लोन पेयर है तो भी वो पॉइंट चार्ज के हिसाब से क्या करेगा, काम करेगा। दूसरी बात उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो मेटल है, इस मेटल की जो डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल डीजेनरेट है। ये डी ऑर्बिटल कैसी है? डीजेनरेट है। अब डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? डीजेनरेट का मतलब होता है हैविंग इक्वल एनर्जी, हैविंग इक्वल एनर्जी। तो जिन ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होता है उसको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स है और ये जो डी ऑर्बिटल्स रहेंगे ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो फिर क्या होता है, इस मेटल के ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इस डीजेनरेट ऑर्बिटल को नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल में कन्वर्ट करेंगे।
इसमें कन्वर्ट करेंगे नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल। मतलब पहले पांचों के पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम था, बाद में क्या कर दिया, उनको तोड़ दिया, उनको स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल पांचों के पांचों पहले साथ में थे ऐसे। मतलब इफ हम यहाँ पे एनर्जी के हिसाब से जाते हैं और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। हियर विल बी लो एनर्जी एंड हियर विल बी हाई एनर्जी, ऐसे। तो पहले क्या था, दिस इज 1d, 2d, 3d, 4d एंड 5d, पांचों d ऑर्बिटल का एनर्जी सेम था। फिर क्या किया, हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उनमें से सपोज 3 का एनर्जी ज्यादा है और 2 का एनर्जी कम है। इसका मतलब इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को हमने नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी भी ये 3 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है और इन 2 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, लेकिन अपर साइड के 3 ऑर्बिटल और लोअर साइड के 3 ऑर्बिटल, सॉरी लोअर साइड के 2 ऑर्बिटल, इनका एनर्जी डिफरेंट है। ये मान के चलते हैं कि इसका एनर्जी 1 है, इसका एनर्जी 2 है और इसका एनर्जी 3 है। तो एनर्जी का सीक्वेंस क्या रहेगा, कौन सा एनर्जी सबसे कम होना चाहिए और कौन सा एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्या लगता है, विच एनर्जी विल बी लोवेस्ट? तो इनके हिसाब से देखेंगे तो सबसे कम एनर्जी जो रहेगा वो होना चाहिए E2 से, ज्यादा होना चाहिए E1 से, ज्यादा होना चाहिए E3। तो समझ रहा है नहीं समझ रहा है? अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है? ठीक है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल को नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल में कन्वर्ट करेंगे और डीजेनरेट ऑर्बिटल को नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है 2 पार्ट में डिवाइड होना। ठीक है, इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड होना और इस प्रकार से हम लोग इनको क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग मतलब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल को स्प्लिट कर देता है और इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्लियर है? दूसरी बात, अब क्या होता है, ये तो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, दीज आर 2 नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल, और अपर साइड का नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल और लोअर साइड का नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल। रिपीट कर रहा हूं, अपर साइड का एक ऑर्बिटल है, लोअर साइड में एक ऑर्बिटल है और इनके बीच में यहां पे एनर्जी का डिफरेंस है। इसके बीच में यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है और जब कभी ऐसा होता है इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझे बात को? तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब इस डीजेनरेट ऑर्बिटल को स्प्लिट करने के बाद इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो नेक्स्ट इज CFSE। इस CFSE का सिंबल जो होता है वो ट्रायंगल होता है। CFSE का सिंबल क्या रहेगा, ट्रायंगल। इफ हम ऑक्टाहेड्रल के लिए जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे O और टेट्राहेड्रल के लिए जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे T, और इफ हम स्क्वायर प्लैनर के लिए जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे SP। लेकिन आपको CFT में ओनली 2 ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लैनर के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ना है पहले उसको ही देखते हैं। CFSE का फुल फॉर्म क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इनिशियली एनर्जी कितना होना चाहिए, इतना, सही है ना? तो इन पांचों का एनर्जी इतना था, स्प्लिट होने के बाद 3 का एनर्जी बढ़ गया, 2 का एनर्जी कम हो गया। ये बाद में पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर में से जा रही है इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। इसको बोलते हैं बैरी सेंटर।
या तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा ही है, जस्ट लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मतलब बीच वाला सेंटर जो रहेगा उसको हम बोलेंगे पेरिसेंटर। क्लियर है? अब ये CFSC वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होता है तो बाद में देखेंगे, लेकिन CFSC होता क्या है वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे दो ही टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ने हैं। पहला जो मॉलिक्यूल पढ़ना है वो ऑक्टाहेड्रल और दूसरा जो पढ़ना है वो टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लैनर के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? ये जो पॉइंट्स रहेंगे वो भले ही आपको अभी तक समझ में ना आए, एग्जाम्पल के हिसाब से जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलो एग्जाम्पल लेता हूं। अब देखो यहां पे कोई हाउस है, उसमें खजाना भरा हुआ है, ठीक है। क्या भरा हुआ है? खजाना भरा हुआ है, बहुत सारा पैसा है। और यहां पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक लोअर साइड में से, मतलब ये पहाड़ी जैसे है, ऐसे यहाँ पे इस प्रकार का पहाड़ी है और पहाड़ी के अंदर है ये बैक साइड में, ठीक है। इमेजिनरी है, ज्यादा रियलिस्टिक नहीं बनना है, ठीक है। अब इस खजाने को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे फोर्स लगाइए। अब खजाना होगा तो फोर्स तो होगी ना, और यहाँ पे जो फोर्स है वो यहाँ पे है। कुछ लोग अपर साइड में है, कुछ लोग लोअर साइड में। यहाँ पे कुछ अपर साइड में, कुछ लोअर साइड में। अब ऐसा करते हैं, जो अपर साइड में उसको ए लिखते हैं, मतलब, और जो लोअर साइड में उनको बी लिखेंगे। सो ए बी और ए, तो ये फोर्स यहाँ पे है, ठीक है। अब ए वालों का काम क्या है? जो अपर साइड में से आएंगे उनको रोकना, मतलब जो पहाड़ी के रास्ते आएंगे उनको रोकने का काम किसको करना है? ए को, ठीक है। जो मिडल वाले वे से आएंगे उनको रोकने का काम किसको करना है? बी को। अब यहां से क्या हुआ है, रात को कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं इधर से। अब वो दूर से आ रहे हैं, तो दूर से हमको ये तो समझ में नहीं आएगा ना कि वो आ कैसे रहे हैं। तो जैसे यहां से कुछ लोग आते हुए दिखे तो ये सभी के सभी अलर्ट हो गए, सभी के सभी अलर्ट हो गए, क्योंकि इनको लग रहा है कि चलो इधर से कुछ लोग आ रहे हैं। तो अलर्ट तो दोनों हो गए, ए वाले भी हो गए और बी वाले भी हो गए, क्योंकि हमको पहले से नहीं पता कि वो एग्जैक्टली आ कहां से रहे, ठीक है। अब ये अलर्ट हो गए, और जैसे वो अलर्ट होंगे तो ये दोनों का मतलब, अब जैसे ही वो एकदम पास आएंगे तो पास आने के बाद ये तो पता चलेगा ना कि वो एग्जैक्टली कौन से वे से आ रहे हैं। वो अपर साइड से आ रहे हैं कि लोअर साइड से आ रहे हैं, सही है। वो अपर साइड से आ रहे हैं कि लोअर साइड से है, ये तो पता चलेगा, ठीक है। ठीक वैसे जैसे हमने ये मान, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपके क्लासरूम है, यहाँ पे दूसरा क्लासरूम है, विंडो से सब कुछ दिखता है, यहाँ से आपके टीचर्स आते हैं। अभी क्लास में कोई टीचर नहीं है, आप रिलैक्स हो। जैसे आपको यहाँ से टीचर आते हुए दिखे, आपको ये नहीं पता कि इसके बाद किसका लेक्चर है, शेड्यूल लिख के नहीं दिया था एक दिन पहले। अब यहाँ से कोई आते हुए दिखे तो दोनों क्लास को लगता है कि सर हमारी तरफ आ रहे हैं, तो अभी तक दोनों क्लास रिलैक्स थे, और जैसे ही पता चलेगा यहाँ से सर आ रहे हैं तो दोनों एकदम रेडी हो गए, क्योंकि दोनों को लग रहा है, इनको लग रहा है कि इनके क्लास में आएंगे, इनको लग रहा है कि इनके क्लास में आएंगे। अब हो ऐसा रहा है कि ये सर ने, अब रेडी आप दोनों हो गए, यहाँ पे आप रिलैक्स थे, सर जब यहाँ पे थे तो आप रिलैक्स थे क्योंकि आपको सर दिख ही नहीं रहे थे। जैसे सर आपको यहाँ पे दिख गए तो आप अटेंशन में हो गए। अब अटेंशन में दोनों के दोनों क्लास है। अब जैसे ही सर यहाँ पे चले गए तो इनका अटेंशन बढ़ जाएगा और इनका अटेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि इनको पता चल गया है कि सर हमारे क्लास में नहीं आने वाले हैं, तो ये पहले के जैसा रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 100% रिलैक्स नहीं होंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, वो यहाँ जाएंगे, पूछेंगे किसका लेक्चर है, हाय हेलो करके पूछेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था, और वापस आपके क्लास में आ सकते हैं। तो एक थोड़ी सी ये पॉसिबिलिटी है, समझ गए बात को। फिर से बताता हूं, सर पहले इनिशियली यहाँ पे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, वो आपको नहीं दिख रहे थे, इसलिए आपको पता नहीं था कहां पे आ रहे हैं, दिख ही नहीं रहे थे।
सेकंड पोजीशन ये, यहां पे आने के बाद दोनों के दोनों क्लास अटेंशन में चले गए, क्योंकि सर हमारी तरफ आ सकते हैं। सर यहाँ पे चले गए तो इस क्लास के, इसको बोलेंगे बी क्लास, इसको बोलेंगे ए क्लास, तो बी क्लास का अटेंशन बढ़ गया और ए क्लास का अटेंशन कम हुआ। लेकिन ए क्लास पहले के जैसा रिलैक्स नहीं था, क्योंकि उसको पता है कि सर इस क्लास में से कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो वो अभी भी अटेंशन में है, लेकिन कंपेयर टू बी इनका अटेंशन थोड़ा कम है, लेकिन पहले से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि उनको पता था बाजू वाली क्लास में पहले कोई नहीं है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को हम रिलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास मेटल के ऑर्बिटल है, मेटल के डी ऑर्बिटल है, तो मेटल के पास कितने डी ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1d ऑर्बिटल, 2d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल। दिस इज फ्री मेटल, दिस इज फ्री मेटल। इसका मतलब ये वाला आपका कंडीशन x, दिस इज कंडीशन y, और इसको बोलते हैं कंडीशन z। तो मैं कंडीशन x की बात कर रहा हूं, मतलब अब यहाँ पे फ्री मेटल का जैसे काम कर रहे हो आप लोग, तो आप फ्री बैठे हो, जैसे ही आपको ये सर दिख जाएंगे तो आपका अटेंशन बढ़ जाएगा। अब अटेंशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हुआ ऐसे कि यहाँ पे मेटल है और यहां पे लिगेंड है। अब मेटल को पहले लिगेंड नहीं दिख रहा था, तो ये मेटल रिलैक्स था। मेटल कैसे था? रिलैक्स था। अब जैसे ये मेटल, इस मेटल को ये लिगेंड दिखेगा, तो ये मेटल जो रहेगा उसके अंदर थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी न्यूक्लियस है और इसके पास भी न्यूक्लियस है। ये हमने देखा था हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होता है, लेकिन एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो इसी प्रकार से अब ये मेटल को जैसे ये लिगेंड दिख जाएगा, लिगेंड नहीं दिखा, लिगेंड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इस मेटल को बोलेंगे फ्री मेटल। क्या बोलेंगे? फ्री मेटल। जैसे इस लिगेंड को इस मेटल के पास लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन होगा, और जैसे इंटरेक्शन होगा तो इनका एनर्जी बढ़ जाएगा, और इसको पांचों का एनर्जी बढ़ गया। तो पहले फ्री मेटल का एनर्जी कम था, और यहाँ पे जो मेटल है ये फील्ड में है, लड़ाई के फील्ड में, मतलब इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। अब देखो, इस डी मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल है, इस डी ऑर्बिटल को नॉर्मली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, एक साथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस डी ऑर्बिटल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो डी के पास 5 ऑर्बिटल है, 5 में से कितने ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होता है और कितने ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस होता है। मैं बात कर रहा हूं dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square। ये 5 डी ऑर्बिटल है। समझ गए बात को? रिप्लाई दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो d के पास 5 ऑर्बिटल है, dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square। इनमें से इस dxy का मतलब क्या होता है? देखो, d इज अ डबल डंबल शेप, d इज अ डबल डंबल शेप। तो dxy का मतलब क्या होता है? अलोंग द एक्सिस होता है या इन बिटवीन द एक्सिस होता है? dxy का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द x एक्सिस एंड अलोंग द y एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द x एक्सिस एंड इन बिटवीन द y एक्सिस। क्या होता है? इसका मतलब होता है, इन तीनों का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन रहेगा। इन तीनों का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन रहेगा, और इन दोनों का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस रहेगा। अलोंग द एक्सिस रहेगा। ठीक है, शायद आप लोग भूल गए होंगे, एक बार रिवाइज कर सकते हो बाद में। ठीक है,
तो D के पास 5 ऑर्बिटल है, 5 में से 3 ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन बिटवीन है और 2 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अलॉन्ग द एक्सिस है। समझे बात को? ठीक है, तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी ऐसे है। ठीक है ना? ओके। हाँ, अब मैंने बोला कि यहां पे हमने 2 d ऑर्बिटल को ड्रॉ किया। ठीक है, एक d ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं। मैं पहला जो d ऑर्बिटल यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अब मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज x एक्सिस, क्योंकि डबल डबल शेप होता है, एंड दिस इज y एक्सिस। तो ये कौन सा एक्सिस होना चाहिए, मतलब कौन सा ऑर्बिटल रहेगा? हम इसको बोलेंगे dx² - y²। सो दिस मस्ट बी dx² - y²। ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, दिस इज x एंड दिस इज y। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द x एक्सिस एंड इन बिटवीन द y एक्सिस, तो इसको हम बोलेंगे dxy। क्या बोलेंगे? dxy। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है। अब ठीक है, सो सेंटर में कौन प्रेजेंट है? मेटल। सेंटर में कौन प्रेजेंट है? मेटल। तो यहां पे हमारे पास मेटल प्रेजेंट है, यहां पे हमारे पास मेटल प्रेजेंट है। अब मेटल के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है? लिगेंड। सही है ना? मेटल के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है? लिगेंड। अब लिगेंड जो है वो कौन से ऑर्बिटल में आएगा? इफ लिगेंड को यहां पे बॉन्ड बनाना है तो वो यहां से आएगा, तो ये एक्सिस के बीच में से आएगा, तो इसको बोलेंगे इन बिटवीन द एक्सिस। इफ इसको इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना है, क्योंकि मेटल के पास ये ऑर्बिटल एम्प्टी है और लिगेंड के पास लोन पेयर है, तो लिगेंड क्या करेगा? अपना लोन पेयर यहां पे देने के बारे में सोचता है। इट मींस दैट यहां पे जो लिगेंड है वो अलोंग द एक्सिस आना चाहता है, अलोंग द एक्सिस आना चाहता है या इन बिटवीन द एक्सिस आना चाहता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन बिटवीन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है। समझ के बात? तो इफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये लिगेंड इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, इट मींस दैट वो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, मतलब 2 एक्सिस के बीच में से आना चाह रहा है। इफ इस लिगेंड को लगता है कि उसको इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने के लिए इस लिगेंड को एक्सिस के बीच में से आना पड़ेगा या एक्सिस के अलोंग आना पड़ेगा? क्या लगता है, इसको अलोंग द एक्सिस आना पड़ेगा या इन बिटवीन द एक्सिस आना पड़ेगा? अलोंग द एक्सिस आना पड़ेगा। सही है ना? तो इफ ये लिगेंड यहां से आना चाहता है तो अलोंग द एक्सिस, इफ इलेक्ट्रॉन यहां से आना चाहता है तो इन बिटवीन द एक्सिस। सही है ना? इज इट क्लियर? हाँ, तो अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2 बातें, या तो d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द एक्सिस रहेगा या तो अलोंग द एक्सिस रहेगा। इफ वो अलोंग द एक्सिस होता है सो इट मींस दैट वहां पे 2 पॉसिबिलिटी है, dx² - y² एंड dz²। इफ वो इन बिटवीन द एक्सिस है सो dxy, dyz एंड dxz। 3 पॉसिबिलिटीज आते हैं। क्लियर? तो ऐसा था, ये आपके इन बिटवीन द एक्सिस है और ये अलोंग द एक्सिस है। समझ गए? मतलब आपका एक क्लास जो है वो अलोंग द एक्सिस बन गया और एक क्लास जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस बन गया, और दोनों क्लास में सेम मस्ती चल रही है, मतलब दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। ऐसे ठीक है। अब दोनों क्लास को ये सर आते हुए देखिए, मतलब ये हमारी एक्स कंडीशन है, दोनों क्लास को सर आते हुए देखे तो दोनों क्लास का अटेंशन बढ़ गया, मतलब दोनों एकदम रेडी हो गए, उनको पता चला कि अब सर आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा वाई कंडीशन, क्योंकि दोनों के दोनों क्लास रेडी है एकदम। पहले दोनों के दोनों रिलैक्स थे क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि सर अलोंग द एक्सिस आएंगे कि इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे, मतलब लिगेंड सर मतलब लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएंगे कि इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे, इसलिए अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल और इन बिटवीन द एक्सिस वाले भी ऑर्बिटल दोनों अटेंशन हो गए, दोनों रेडी हो गए, इसलिए दोनों का एनर्जी बढ़ गया। अब यहां आने के बाद पता चला Z पे कि वो कहां पे जा रहे हैं, अलोंग द एक्सिस जा रहे हैं कि इन बिटवीन द एक्सिस जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, अलोंग द एक्सिस जा रहे हैं कि इन बिटवीन द एक्सिस जा रहे हैं,
along the axis। अब ये along the axis जाएंगे तो किसका अटेंशन बढ़ेगा? along the axis का अटेंशन बढ़ेगा या in between the axis का? क्या लगता है? ये फिर along the axis जाएंगे तो किसका अटेंशन बढ़ेगा? along the axis का बढ़ेगा या in between the axis का? along the axis का। और किसका अटेंशन कम होगा? किसका अटेंशन कम होगा? इन बिटवीन का। सही है ना? हाँ, अब क्या हुआ, मैं डी ऑर्बिटल को इरेज करता हूं क्योंकि इसका यहाँ पे कुछ काम नहीं है अभी। ठीक है, जितना बताना था उतना हो गया। अब क्या हुआ, किस लिगेंड जो है मतलब सर पहले यहाँ पे थे, एक्स पे फ्री था, पता नहीं था, वाई पे आ गए, दोनों रेडी हो गए। अब वो जेड पे चले गए, उनका पोजीशन फिक्स हो गया कि वो कहां पे जाएंगे, अलोंग द एक्सिस जाएंगे। तो अलोंग द एक्सिस वाले का एनर्जी बढ़ेगा और इन बिटवीन द एक्सिस वाले का एनर्जी कम होगा। तो 5 में से कितने ऑर्बिटल है जो अलोंग द एक्सिस है? कितने हैं? 5 में से कितने ऑर्बिटल है जो अलोंग द एक्सिस है? कितने ऑर्बिटल है जो अलोंग द एक्सिस है? 2। तो उन दोनों का एनर्जी यहां से ज्यादा रहेगा, तो उन दोनों का एनर्जी यहां से ज्यादा रहेगा। तो आगे जाते हैं तो ये दोनों बढ़ गए ऐसे। और किसका अटेंशन कम हो गया? किसका अटेंशन कम हो गया? इन बिटवीन द एक्सिस का। क्या इनका अटेंशन पहले इतना होगा या पहले से ज्यादा रहेगा और बाद से कम रहेगा? तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पे इन बिटवीन द एक्सिस वाले 3 ऑर्बिटल है, तो मैं यहाँ पे 3 ऑर्बिटल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, 1 2 3। दिस इज कंडीशन M। और मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, दिस इज कंडीशन N। कौन सा सही लगता है? देखो, हम बात करते हैं किसकी, इन बिटवीन वाले की। तो इन बिटवीन के लिए कौन सी कंडीशन ज्यादा सही लगता है, M वाली या N वाली? M वाली। क्यों? क्योंकि बाजू के क्लास में सर है तो ये पहले के जैसे रिलैक्स नहीं रहेंगे, लेकिन बीच में जितने अटेंशन हो गए थे वाई पोजीशंस पे उतने भी ज्यादा नहीं रहेंगे, बातें करेंगे लेकिन धीरे धीरे। मस्ती तो चल रही है धीरे धीरे। तो ये कंडीशन होगी Z वाली, और Z वाले कंडीशन के लिए हम जाते हैं तो M वाला पॉसिबल रहेगा, N वाला पॉसिबल नहीं रहेगा। समझे बात को? अब ये वाला जो डायग्राम बनाया है, ये वाला डायग्राम हम किसके लिए बनाया है? लिगेंड अलोंग द एक्सिस के लिए बनाया है या लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस के लिए बनाया है? तो ये वाला डायग्राम जो हम बना रहे हैं, इसमें लिगेंड आ कहां से रहा है, अलोंग द एक्सिस या इन बिटवीन द एक्सिस? क्या लगता है? अलोंग द एक्सिस। तो ये वाला डायग्राम हमने अलोंग द एक्सिस के लिए बनाया है। इन बिटवीन द एक्सिस के लिए क्या होगा? क्या होगा इन बिटवीन द एक्सिस के लिए? इतना पोर्शन सेम रहेगा, ये फ्लिप हो जाएगा। सही है ना? इन बिटवीन द एक्सिस के लिए क्या होगा, जब सर यहां आने की बजाय यहां पे जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों फ्लिप हो जाएंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। समझे बात को? नहीं समझे? सही है? क्लियर है ना? तो इन बिटवीन में ये उल्टा हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो लिगेंड अलोंग आएंगे या तो लिगेंड इन बिटवीन आएंगे। इफ लिगेंड अलोंग द एक्सिस आते हैं, इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सर दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूं। इफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे लिखता हूं, इफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द एक्सिस आते हैं, इसका मतलब वो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में ऐसा होता है। किसमें होता है? ऑक्टाहेड्रल में। और इन बिटवीन द एक्सिस जो होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि इन बिटवीन द एक्सिस से टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में आते हैं। ठीक है? तो जहां पे भी ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल रहेगा, 100% लिगेंड्स कहां से आएंगे? अलोंग द एक्सिस आएंगे। तो आपको ये डायग्राम मिलेगा। सही है? इफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं तो वो मॉलिक्यूल कौन सा रहेगा? टेट्राहेड्रल रहेगा। यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है? सही है? हाँ। दूसरी बात, अब यहां पे कितने ऑर्बिटल डी जनरेट है? यहां पे कितने ऑर्बिटल डी जनरेट है? कितने ऑर्बिटल डी जनरेट है? 2। तो 2 के लिए, 2 ऑर्बिटल के लिए E को यूज करते हैं, 3 ऑर्बिटल को लिए T यूज करते हैं और 1 के लिए A यूज करते हैं। 1 का मतलब एक ही ऑर्बिटल डी जनरेट रहेगा। E का मतलब होता है स्मॉल e। A का आपको काम नहीं आएगा, ऐसे बता दिया जनरल नॉलेज के लिए। जब 2 ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं तो उनके लिए सिंबल यूज करते हैं E का।
और जब 3 ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं तो उसके लिए सिंबल यूज करते हैं टी का। टी को बोलते हैं ट्रिपली डी जनरेट, 1 2 3 ट्रिपल, ट्रिपली डी जनरेट। ई का मतलब होता है डबली डी जनरेट, डबल है तो डबली डी जनरेट। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है, इतना नहीं पूछा जाएगा, बता रहा हूं जस्ट। T स्टैंड फॉर ट्रिपली, E स्टैंड फॉर डबली और A स्टैंड फॉर सिंगल। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है तो इसमें यूज करेंगे Eg और 3 ऑर्बिटल है तो इसको यूज करेंगे T2G। ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। इफ मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल है तो G को यूज करेंगे, इफ मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है तो G को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करता है और जो मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करता है उसके लिए हम G को यूज नहीं करते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? इसको बस याद रखना है, इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बुक में दोनों में G को लिखा जाता है, ऑक्टाहेड्रल में भी G को लिखा जाता है और टेट्राहेड्रल में भी G को लिखा जाता है। मतलब इफ वो ऑक्टाहेड्रल रहेगा तो Eg और T2G रहेगा, इफ वो टेट्राहेड्रल रहेगा तो ओनली E और T2 रहेगा, G नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनको G नहीं बोलेंगे, इसको टेट्राहेड्रल को। ठीक है, अभी सभी बातें एक साथ बता रहा हूं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन ये बहुत क्लियर है, एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ये वाला डायग्राम हमने किसके लिए बनाया है? इसके लिए बनाया है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए। तो ये है T2G और ये है Eg। Eg में दोनों का एनर्जी सेम है, T2G में तीनों का एनर्जी सेम है। अब क्या होगा, यहां से हम लोग एक डॉटेड लाइन को निकालेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे? क्या होना चाहिए इस लाइन को? barycenter, that's good. So this will be barycenter। और इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस को हम बोलेंगे डेल्टा O। सही है ना? O क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है ना वो। सही है, तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? डेल्टा O। डेल्टा O का मतलब होता है स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? So this is the diagram for octahedral along the axis। if in between the axis आता है तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ऊपर के दो नीचे आएंगे और नीचे के दो ऊपर जाएंगे। दैट्स क्लियर, वेरी सिंपल। सही है, आई थिंक ये आपका लिख के हो गया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि मैं ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ मैं टेट्राहेड्रल का भी डायग्राम आपको लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्क्रीनशॉट के लिए पहले ही बोला था, तो मैं तो इरेज कर ही सकता हूं, फिर भी 10 सेकंड देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो, अब ये मान के चल रहा है कि लिगेंड जो है वो कहां पे आ रहा है? डेल्टा O का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में अपर साइड के ऑर्बिटल, लोअर साइड के ऑर्बिटल, इनका एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज CFSE। डेल्टा O का मतलब CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा T का मतलब CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होगा? लिगेंड जो रहेंगे वो इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे। कहां से आएंगे? इन बिटवीन द एक्सिस। क्या होगा? दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज फ्री मेटल। समझ गए ना फ्री मेटल क्या होता है? आप रिलैक्स बैठे थे वो वाला। ठीक है, एक्सपोजिशन। फिर मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन हो गया, 1 2 3 4 5, तो दिस इज कॉल्ड एज फील्ड। मतलब ये कहां पे रहेगा? फील्ड में रहेगा। सही है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से है? लिगेंड्स कहां से आ रहे हैं? लिगेंड्स कहां से आ रहे हैं? इन बिटवीन, मतलब अभी सर इधर जा रहे हैं तो क्या होगा? इन बिटवीन का एनर्जी बढ़ेगा और अलाउ का एनर्जी कम होगा। तो इसमें ऐसा होगा, ऊपर में जाएंगे 3 और नीचे में रहेंगे 2। इसको बोलेंगे T2 और इसको बोलेंगे E। सही है, और इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा उसको बोलेंगे डेल्टा T। क्या बोलेंगे? डेल्टा T। T स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल, और बीच में से जो लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन को बोलेंगे बैरीसेंटर। सही है? अरे सही है,
नहीं समझा? क्लियर?